गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा इतिहास के पाठ 3 में आज हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय। इससे पहले हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, युद्ध का क्या असर हुआ ये भी हमने जाना। जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया और सम्राट ने अपना पद त्याग दिया और वाइमर गणराज्य बना था। ठीक है, यह देखा हमने। उसके बाद जो है युद्ध का असर क्या हुआ, जर्मनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और फिर 1929 में आर्थिक मंदी आ गई और आर्थिक महामंदी ने सबको झकझोर के रख दिया था। जैसे अमेरिका जो जर्मनी की सहायता कर रहा था, तो अमेरिका में भी आर्थिक मंदी आ गई, तो वो सहायता भी मिलनी बंद हो गई। और हमने ये भी देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में हार जाने के बाद जो जर्मनी से वर्साई की संधि हुई थी, वो जो है जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि थी और उसमें जर्मनी पर खूब जुर्माना वगैरह लगा दिया था ये सब। तो अब हम इस वीडियो में हिटलर का उदय देखेंगे। देखो हिटलर कौन था। हिटलर जो ऑस्ट्रिया जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था ना, उन राष्ट्रों में, वो तो मित्र राष्ट्र थे। जर्मनी की तरफ जो राष्ट्र थे उनमें जो है ऑस्ट्रिया था। तो जर्मन ऑस्ट्रिया की सेना में था जो जर्मनी की ओर से लड़ रहा था। तब जो है जर्मनी की पराजय से वो बहुत बौखला गया। से बहुत गरीब परिवार से था। अभी हम पढ़ेंगे हिटलर का परिचय। हिटलर बहुत गरीब परिवार से था, तो उसने अपना नाम फौज में लिखवा दिया, ऑस्ट्रिया की फौज में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वो जर्मनी की तरफ से लड़ा और जर्मनी की पराजय से वो बौखला गया था। और वर्साई की संधि जो हुई इतनी अपमानजनक, उससे तो वो और ज़्यादा क्रोधित हो गया। फिर उसने एक जर्मन वृक्ष पार्टी ज्वाइन कर ली और उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जो है वो धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ने लग गया। उसके बाद उसने जो है ये नाज़ी पार्टी, उसी पार्टी को, जर्मन वक्स पार्टी को फिर नाम नेशनल सोशल पार्टी दिया गया। और जब हिटलर उसका हेड बन गया तो उसको नाज़ी पार्टी नाम दे दिया गया। और फिर जो है धीरे धीरे नाज़ी पार्टी से उसने चुनाव लड़ा और वो जर्मनी का चांसलर भी बना। ये सारी जो है इसमें अपन पढ़ेंगे। यही क्या है, हिटलर का उदय है। जर्मनी का चांसलर बन गया, उसके हाथ में सत्ता आ गई और वो जो है धीरे धीरे जर्मनी का स्वामी बन गया। ठीक है, तो देखो हिटलर का उदय, ये खोल लो। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था का डगमगा रही थी आर्थिक महामंदी के कारण, राजनीतिक स्थिति तो वैसे ही खराब थी और समाज में जो लोग थे वो जो है आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के जो है बिगड़ जाने से वो भी संकट में थे। तो ऐसी स्थिति ने, जर्मनी की ऐसी स्थिति ने हिटलर के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। हिटलर जो है इस समय आया लोगों के सामने, उसने खूब प्रचार प्रसार किया अपनी पार्टी का। और हिटलर इतना अच्छा वक्ता था, भाषण इतना अच्छा देता था कि लोग उसके हर शब्द पर विश्वास कर लेते थे। तो इस तरह जो है वो सत्ता तक पहुंच गया। देखो 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे, ये परिचय अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो इस पे। यहां से हिटलर का परिचय आएगा। हाँ देखो यहाँ से लगा लो बेटा, यहाँ से हिटलर का परिचय यहाँ से लगो परिचय। ठीक है, दो जगह से लिखना होगा आपको, यहीं से ले लो पहले तो। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बहुत गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। फौज में भर्ती हो गया, रोजी रोटी कुछ भी नहीं थी, गरीब था, गरीब परिवार से था, तो ऑस्ट्रिया की फौज में भर्ती हो गया। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसे कुछ तमगे भी हासिल किए। फौज में भर्ती होकर उसने अग्रिम मोर्चे पर रहता था सेना में, और उसने तमगे यानी उसको मेडल भी मिले, यानी अच्छा साहसी तो था ही और युवा था, तो उसने सेना में अच्छा काम किया तो उसको जो है मेडल से सम्मानित भी किया गया, तो थोड़ा छा गया वो सेना में।
जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला हिला दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा था हिटलर जर्मनी की ओर से, ऑस्ट्रिया जो था वो जर्मनी की ओर से लड़ रहा था, तो हिटलर उसमें था। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में उसे जर्मन वर्क्स पार्टी, इस पे अंडरलाइन करो, जर्मन वर्क्स पार्टी एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। सबसे एक जर्मन वर्क्स पार्टी थी, उसकी सदस्यता उसने ले ली। एक छोटा समूह था जर्मन वर्क्स पार्टी, उसकी सदस्यता उसने ले ली, यानी जर्मनी में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसने उस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसने नेशनलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। अब उसने क्या किया, उस जर्मन वर्क्स को जो है नेशनलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद उस पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया और बाद में उसी पार्टी का नाम क्या हो गया, नाज़ी पार्टी। तो ये जर्मन वर्क्स पार्टी, ये तीनों एक ही है, जिसने 1919 में जो है हिटलर ने ज्वाइन की थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आगे देखो, 1923 में हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। अब वो जो जैसे 1919 में तो पार्टियां ज्वाइन की उसने और 1921 तक वो उसने उस पार्टी को, जो जर्मन वर्क्स पार्टी को, नाज़ी पार्टी में बदल दिया था और अपने कई जो है सदस्य बना लिए थे। अब 1923 में उसने थोड़ी जल्दबाजी की और बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन का है जर्मनी की राजधानी, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इन योजनाओं में वो क्या रहा, असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। 1930 तक जब आर्थिक महामंदी आ गई थी 1929 में, तो 1930 तक तो जो है नाज़ी खेमा, यानी जो राजनीतिक नाज़ी खेमा यानी हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी, वो लोगों को 1930 तक आकर्षित नहीं कर पाई। लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। लेकिन जब 1930 में महामंदी आई, तो महामंदी में जब जो स्थिति लोगों की हुई, उसके बाद जो है लोग नाज़ी पार्टी पर विश्वास करने लगे। नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। अब वो लोगों को जो है भ्रमित कर रहे थे, भाषणों से के द्वारा ऐसे लोगों को अपनी तरफ मिला रहे थे। कौन, नाज़ीवादी, यानी जो हिटलर के समर्थक थे वो। 1929 के बाद बैंक दिवालिया, जैसा कि हम पहले देख चुके थे आर्थिक महामंदी कैसे आई। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। पढ़ा था सर्वहाराकरण हमने, तो जो मध्यम वर्ग था, व्यापारी वगैरह ये लोग, इनको भी ये डर सता रहा था कि कहीं हम भी जो है गरीबी की स्थिति में न पहुंच जाए। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दे रही थी और अब ऐसी स्थिति हो रही थी लोगों की, तो मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, काम धंधे बंद हो रहे थे, बैंक दिवालिया, इस तरह की स्थिति हो गई। और जो सरकार थी उस समय वो भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वाइमर गणराज्य जो था वो भी। तो ऐसे में जो है लोगों को जो प्रोपेगेंडा का नया शब्द है, देखो नए शब्दों में लिखा है, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का जो प्रचार था, ये नाज़ीवादियों का, हिटलर का जो प्रचार था लोगों को आकर्षित करने का, उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो इसमें जो है लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब लोग सोच रहे थे कि हम जो है हिटलर का साथ देकर या नाज़ीवाद का साथ देकर जो है कुछ राहत पा सकते हैं। तो अब क्या हुआ देखो, 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग, जो जर्मन संसद थी राइक्सटाग के लिए हुए चुनावों, आगे देख लो, देखो हिटलर का स्वागत करते हुए लोग, ये चित्र में न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत। ये प्रोपेगेंडा का नया शब्द ये रहा, प्रोपेगेंडा यानी जनमत यानी लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला खास प्रचार, जो कौन कर रहा था, नाज़ी पार्टी कर रही थी। ठीक है,
तो देखो अब क्या होता है कि वो आर्थिक महामंदी के कारण रही है, बेरोजगारी के कारण लोग परेशान थे, और अब उनको जो है नाजी प्रोपेगेंडा यानी नाजी लोग जो प्रचार कर रहे थे उसमें जो है बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा था। अब 1929 में जो है जर्मन संसद राइक्सटाग के चुनाव के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले। 1929 में जो चुनाव हुए थे ना, उसमें नाथसी पार्टी के उम्मीदवार जो खड़े हुए थे उनको बहुत कम जो है मत मिले, सिर्फ 2.6%। ठीक है, वही मत 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कब, कौन सी, ये नाथसी पार्टी। 1929 में जो चुनाव हुए थे जर्मन संसद के, उस समय इतना इनका प्रभाव नहीं था। तो 1929 में आर्थिक महामंदी शुरू हुई, लोगों में जो है ये बेरोजगारी और ये जो फैल गए थे। इसके बाद तो 1929 में तो उनको सिर्फ 2.6% मत मिले, तो वो सत्ता में नहीं आए थे। 1932 में जो चुनाव हुए उसमें जो है 37% वोट मिले नाथसी पार्टी को। नाथसी पार्टी हिटलर की जो पार्टी थी उसको, और जो है सबसे बड़ी पार्टी बन गई जर्मन संसद में, जैसे अभी हमारी बीजेपी है। अब देखो हिटलर के व्यक्तित्व के बारे में पूछे ना, तब आपको उधर जो परिचय के लिए मैंने लिखवाया वो, और ये व्यक्तित्व है हिटलर का, लिख लो व्यक्तित्व। ठीक है, प्रश्न भी यही बनेगा, या तो हिटलर का परिचय दीजिए तो भी आपको यही लिखना है, हिटलर का व्यक्तित्व बताइए तब भी आपको परिचय और यही लिखना है। तो देखो हिटलर के बारे में यहाँ से लगा लो, हिटलर जबरदस्त, लगा लिया यहाँ से, व्यक्तित्व लिख लिया। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वे देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस तरह जबरदस्त वक्ता यानी जोशीला भाषण देता था और ये वादे करता था लोगों के साथ। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। यानी लोगों को गोलबंद यानी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करता था, झूठ बोलता था भाषणों में वो खूब। वैसे हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने की, लोग जो है हिटलर को कितना पसंद करते हैं इसके लिए जो है लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकालते थे। ये रहा देखो न्यूरमबर्ग रैली, इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी। नाजी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम था। वो बाह्य आडंबर और प्रदर्शन को जो है अहमियत देता था कि अपने आप को जनता में जो है लोकप्रिय बनाने के लिए बाह्य आडंबर और ये प्रदर्शन, रैलियां, आंदोलन वगैरह, भाषण वगैरह ये होना जरूरी है, ये मानता था हिटलर। तो ऐसा ही करता था वो। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने परेड करते हुए निकलते थे, उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। विभिन्न संगठन जो थे, राजनीतिक संगठन, वो उसके सामने से परेड करते निकलते और उसका भाषण सुनते थे। हिटलर द्वारा ऐसे और एसएस कतारों के सामने भाषण। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाजी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की गई है। देखो ये लाइन में खड़े हैं लोग और हिटलर जो है इनको भाषण दे रहा है। तो ये सारा जो क्या बताता है कि नाजी सत्ता की जो है कितनी ताकत, ये ताकत को दर्शाता है कि वो लोग कितने ताकतवर थे। हिटलर जो है भाषण देता तो एक व्यक्ति भी इधर से उधर नहीं होता था। अब यहाँ से अंडरलाइन कर देखो वापस, ये स्वास्तिक, ये प्रतीक है वहाँ की झंडे का। यहाँ से स्वास्तिक से कर लो, स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। हिटलर की नाजी पार्टी का झंडा कैसा था? स्वास्तिक जो होता ना अपने गणेश जी का वो बनाते हैं साठिया, वो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, लाल झंडों पर स्वास्तिक बना हुआ था। और नाजी सैल्यूट, सैल्यूट भी कौन से तरीके से करना वो उनका अलग ही अंदाज था। और हिटलर के भाषण का तो था ही अलग अंदाज। और भाषण के बाद बोली गई उसके शब्दों पर जो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी वो जो है हिटलर की शक्ति को प्रदर्शित करती थी।
नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को ये छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक व राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो अब इस तरह से जो है हिटलर का जो प्रभाव था और जो नाज़ीवादी लोग जो थे, हिटलर के समर्थक, वो जिस तरह से हिटलर का धुआंधार प्रचार कर रहे थे कि हिटलर को एक मसीहा, मसीहा यानी देवता, लोगों को कहते थे कि अगर हिटलर सत्ता में आया तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये बेरोजगारी की, भूखमरी की समस्या जो है, काम धंधे की, ये सब समाप्त हो जाएगी और जर्मनी को जो है एक बहुत ही अच्छा शासक मिल जाएगा। इस तरह का वो लोग प्रचार करते थे, एक रक्षक कहते थे हिटलर को। तो लोगों को भी उसमें वही छवि जो है दिखाई देने लगी और जो जिन लोगों का जो है अहंकार और प्रतिष्ठा, गर्व चकनाचूर हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उनको उसमें जो है कुछ आशाएं नज़र आ रही थी जर्मनी की जनता को। तो वो जो है हिटलर से प्रभावित होने लगी और पार्टी में आ ही गया था हिटलर 32% वोट के साथ। अब देखो लोग जो है उसमें आस्था प्रकट करने लग गए और राजनीतिक, आर्थिक व राजनीतिक संकट से जो लोग गुजर रहे थे वो हिटलर के समर्थक होने लगे धीरे धीरे। अब देखो लोकतंत्र का ध्वंस, लोकतंत्र था, वाइमर गणराज्य बना था उस समय इसके प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो उसका क्या होता है, लोकतंत्र का ध्वंस यानी लोकतंत्र हटा दिया उसने जर्मनी में से और तानाशाही शासन स्थापित कर दिया। अब देखो अंडरलाइन करो यहाँ से, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। 30 जनवरी 1933 को, 1932 में चुनाव हुए थे, उसमें जो है नाज़ी पार्टी को सबसे ज़्यादा मत मिले थे और बड़ी पार्टी बन गई थी जर्मनी की। तो अब जो ये राष्ट्रपति था वहाँ का हिडनबर्ग, कहाँ का, जर्मनी का, उसने जो है हिटलर को वहाँ का चांसलर बना दिया। चांसलर यानी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बना दिया। ये मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद होता था, ये क्या, चांसलर का पद। तो हिटलर कौन था ऐसे पूछे ना तो सिर्फ अपन ये भी उत्तर दे सकते हैं, हिटलर जर्मनी का चांसलर था। चांसलर यानी प्रधानमंत्री, जो मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद होता है। अभी भी हमारे मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री ही है। तो देखो आगे, तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। रूढ़िवादी कौन, जो ये परिवर्तन नहीं चाहते थे सत्ता में, उनको भी नाज़ीवादी जो लोग थे हिटलर के समर्थक, वो अपने साथ जोड़ चुके थे। उनको भी कि जो है अगर हिटलर सत्ता में आएगा तो जर्मनी का उद्धार होगा, इस तरह उनको भी अपने समर्थन में ले लिया, रूढ़िवादियों को जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उनको भी। अब देखो सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। वो तो चाहता ही नहीं था ना, लोकतंत्र को ध्वंस करना चाहता था। तो जैसे ही सत्ता में आया चांसलर बना और उसने जो है लोकतंत्र शासन की संरचना और संस्थान जो थे उनको भंग करना शुरू कर दिया। जर्मन संसद में जो नियम थे उनको जो है ताक में रख दिए, अपने ही नियम बनाए उसने। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में, अब वो तो ऐसा कर रहा था लोकतंत्र को ध्वंस करने की, और उसका भाग्य अच्छा था। तो देखो क्या हुआ, फरवरी माह में जो है जर्मन संसद में एक रहस्यमय ढंग से आग लग गई, अग्निकांड हो गया। तो उससे उसको और ज़्यादा मौका मिल गया कि पता नहीं किसने आग लगाई, कैसे लोग हैं ये वो, तो जो है उसका आगे बढ़ने का रास्ता और ज़्यादा साफ हो गया। तो फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। जब लोकतंत्र था जर्मनी में तब लोगों को जो है ये प्रेस, अभिव्यक्ति, सभा करने की आज़ादी जो होती है लोकतंत्र में, तो और वो लोकतंत्र तो चाहता ही नहीं था हिटलर। तो जर्मन संसद भवन में जो अग्निकांड हुआ यानी आग लग गई रहस्यमय तरीके से, उसको माध्यम बनाकर जो है हिटलर ने लोगों की अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा, इन सब पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, निलंबित कर दिए, रोक दिए उनको। ठीक है। वाइमर संविधान, जो वाइमर गणराज्य का संविधान था, वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान था।
वाइमर गणराज्य बना तो लोगों को अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा, ये सारी आज़ादियाँ थी, तो हिटलर ने जो है उनको निलंबित कर दिया कि कोई व्यक्ति जो है प्रेस यानी अखबार में नहीं छाप सकता, सरकार के बारे में सभा संगठन नहीं कर सकते, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। अब उसने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना साम्यवादी, उस पर निशाना साधा। जो अपन ने पहले पढ़ा था, कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए थे वो। तो देखो, कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया। कंस्ट्रक्शन कैंप, ये भी नए शब्द में है, ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को लोगों को कैद रखा जाता है। ये कंस्ट्रक्शन कैंप बिजली का करंट दौड़ते तारों से घिरे हुए थे। चारों तरफ बिजली का करंट दौड़ते हुए तार लगे हुए थे, तो लोग निकल भी नहीं सकते उसके बाहर। वो होते थे कंस्ट्रक्शन कैंप। तो कम्युनिस्टों को उसमें बंद कर दिया। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाजी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 52 किस्म के जो नाजियों ने कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, और जो भी लोग थे जो उसके विरुद्ध थे, हिटलर के नाजी पार्टी के, उन सब का उसने क्या कर दिया, सफाया कर दिया। तो इस तरह से जो है हिटलर का उदय हुआ और वो जो है जर्मनी का तानाशाह बन गया। देखो, इसमें 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इन बेलिंग एक्ट पारित किया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। 3 मार्च अंडरलाइन कर लो इस पे। यहाँ से 3 मार्च 1933 को एक विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया हिटलर ने, और इस कानून के जरिए जो है जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी। प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जर्मनी में तानाशाही शासन कौन से एक्ट के तहत हुआ, तो प्रसिद्ध विशेषाधिकार यानी इन बेलिंग एक्ट। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इस पर भी अंडरलाइन कर लो। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, इन पर जो है किसका, न्यायपालिका पर राज्य का, हिटलर का, नाजी पार्टी का जो है पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। और जो लोकतंत्र में जो थे नियम वगैरह, उन सबको, वो जो स्वतंत्रताएं सभा संगठन की, उन सबको तो पहले ही निलंबित कर दिया। और अब जो है कानून, हिटलर ने जो संसद थी जर्मनी की, उसको हाशिए पर धकेल दिया। संसद में कोई कानून पारित नहीं होता था, कोई नहीं मानता था, और वो सिर्फ क्या करता था, अध्यादेश जारी करता। हिटलर जो आदेश जारी करता उसी के अनुसार शासन चलने लग गया और निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश, किसी का कोई अंकुश नहीं, जो आदेश हिटलर ने दे दिया वो जर्मनी में लागू होगा। इस तरह की व्यवस्था उसने कर दी। ठीक है, थोड़ा आगे और देख लो, ये पूरा हो गई। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दी पुलिस और स्ट्रांग ट्रूपर्स एसए के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, इन पे भी अंडरलाइन कर लेना, उसकी शासन व्यवस्था थी हिटलर की। उसने कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए, गेस्टाप यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया। ये सारे जो इसके कर्मचारी थे, स्टार बना लो इस पे भी। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दे दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। उसने जो ये अधिकारी नियुक्त किए उनको जो है खूब अधिकार उसने दे रखे थे। वो बिना मतलब पकड़ के लोगों को जेल में डाल देते थे और उनका जो है उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। असंवैधानिक अधिकार उनको दे दिए। इस वजह से जो है नाजी राज्य एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त
कर लिया। जो उसने ये अधिकारी नियुक्त किए थे, गेस्टोप और स्टाम्प ट्रूपर्स, एसएस, ये सभी जो है निरंकुश थे, इनको खुली छूट दे रखी थी। तो ये जो है किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति को बंद कर देते, किसी को देश निकाला दे देते। तो इनको दंड की आशंका तो थी ही नहीं, इनको बेहिसाब अधिकार दे रखे थे उसने, इसके पार्टी के सदस्य थे। तो इस प्रकार जो है नाज़ी राज्य एक खूंखार आपराधिक राज्य बन गया और तानाशाही स्थापित हो गई, लोकतंत्र का ध्वंस हो गया, लोकतंत्र इस तरह से समाप्त हो गया और जर्मनी जो है एक तानाशाही शासन, हिटलर के हाथों में उसका शासन आ गया। तो यहाँ प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी में लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आएगा पूरा, इसमें पढ़ो और समझने की कोशिश करना।